दादाजी ने 300 साल पुराने गूकीट पाले थे। बस उन्हें बकरी के खुरों पर रखना होता था। वे बकरी के दिमाग में घुस जाते थे और उसे पूरी तरह से खा जाते थे। बस बकरी की खाल बचती थी, जिससे एक परफेक्ट बकरी की खाल की हड्डी बनाई जा सकती थी। उस दिन फिर कोई बकरी की खाल की हड्डी खरीदने आया। दादाजी बहुत खुश हुए और छोटे चाचा के साथ मिलकर बकरी पकड़ने लगे। दादी रस्सी ढूंढने लगी और मैं गूकीट का जार लेने गया। जब मैं जार को लेकर चिल्लाया कौन से टकराया, दादी नजदीक आई और देखा कि जार में एक कुछ ज्यादा नहीं है। छोटे चाचा ने भी देखा कि कोई छेद नहीं है। उसने मुझसे पूछा क्या मैंने कुछ चुना था। नहीं कहा, क्योंकि दादा ने कभी कहा था कि गू कीड़े इंसानों के दिमाग में घुस सकते हैं। मैं बिल्कुल भी छूने की हिम्मत नहीं करता। दादा ने मुड़कर छोटे चाचा की ओर देखा और पूछा कि गुचाओं का खो जाना बड़ी बात है, ये चीज आदमी को खा सकती है, तुमने सच में नहीं लिया? छोटे चाचा ने गुस्से में जवाब दिया, मैंने नहीं लिया। मानो या ना मानो, ये कहकर गुस्से में पश्चिमी कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। दादी जाओमी ने मुझसे फिर पूछा कि सच में कोई गलती की या नहीं। मैंने समझाया कि सच में कोई गलती नहीं की, घर की चीजें खराब हो जाती हैं, काम छूट जाता है। वे हमेशा मुझे दादाजी जाओमी ने कुछ नहीं कहा। कुछ बार आए बनने के बाद दादी ने दादाजी से पूछा कि क्या वो अभी फिर की हाल बनाएंगे। दादाजी ने कहा कि वे थोड़ी देर बाद बनाएंगे, पहले उन्हें वो कीड़ा ढूंढना होगा। दादी ने कहा कि आप इसे कहां ढूंढेंगे, हर घर जाकर पूछेंगे क्या? दादाजी ने कोई जवाब नहीं दिया और बाहर चले गए, जबकि दादी ने बनी हुई बकरी को खोलकर फिर से बंद कर दिया। फिर पाड़े में जाकर खाना बनाना। मैं अकेला आंगन में खेल रहा था। अचानक पश्चिम कमरे से चिल्लाने की आवाज सुनी। ये छोटे अंकल की आवाज थी। मैं जल्दी से पश्चिम कमरे की ओर भागा और देखा कि छोटे अंकल जमीन पर कुत्ते को मार रहे हैं। उनकी बाईं बाजू में एक खून का छेद था जो लगातार। दादी दौड़ते हुए आई और चौंक कर बोली, ये क्या हुआ? छोटे चाचा चिल्लाए, गुचोंग मेरे बाजू में घुस गया है। दादी डर गई और मुझे दादा को बुलाने के लिए कहा। मैं जल्दी से बाहर दौड़ा और गनीमत रही कि दादा ज्यादा दूर नहीं गए थे। जब दादा को वापस कर लाया तब तक छोटे चाचा का बायां बाजू काला और लाल हो चुका था। वह गुचोंग उसके खून और मांस को खा रहा था। दादा ने जल्दी से मुझसे कहा, कुल्हाड़ी लाओ। ले आ। मैं गोदाम की ओर दौड़ा और कुल्हाड़ी ले आया। ये शाशु का बायां हाथ पकड़ते हुए कहा, चुआन हमें अपनी जान बचानी है। छोटा चाचा दर्द से कांप रहा था और चेहरा सीधा सफेद हो गया। जल्दी देखो, मैं मर जाऊंगा। अगले ही पल दादाजी ने कुल्हाड़ी उठाई और एक झटके में छोटे चाचा का बायां हाथ काट दिया। खून से जमीन भर गई और छोटे चाचा बेहोश हो गए। दादी छोटे चाचा पर जा गिरी। दादाजी ने मुझसे कहा कि आज रात तुम अपने तीसरे दादा के घर जाओ, घर पर अकेले मत रहना। इसके बाद दादाजी गधे की गाड़ी लेकर कस्बे चले गए और घर पर सिर्फ मैं अकेला रह गया। देखा कि बाड़े में बकरियां अपना सिर उठाए मुझे घूर रही थीं। मुझे अजीब सा लगा और मैं पश्चिमी कमरे की ओर भागा। दरवाजा बंद कर दिया। छोटे चाचा का हाथ अभी भी जमीन पर था, लेकिन वो पहले से खाया जा चुका था। सिर्फ एक त्वचा बची थी और वो गुचोंग भी नहीं दिख रहा था। मैं भले ही डरा हुआ था, लेकिन कुछ सेकंड में वे फिर से इकट्ठा हो गए। ने लकड़ी की छड़ी से कुछ बार मारा। चिपचिपा खून उड़कर मेज और बेंच पर बिखर गया और एक बूंद मेरी आंख में भी गई। मैंने रगड़ा। कोई बात नहीं, न दर्द था न खुजली, तो मैंने लकड़ी की छड़ी फेंक दी और सोचा कि इस बार यह फिर से इकट्ठा नहीं होगा। मैंने जमीन पर पड़े खून को देखा, सचमुच हुआ फिर से इकट्ठा नहीं हुआ था। मैंने बाहर देखा, शाम हो चुकी थी, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। मैंने पूरब के कमरे और पश्चिम के कमरे के दरवाजे बंद किए, फिर यांगजुन का दरवाजा अच्छी तरह बंद किया और फिर 3 ये के घर चला गया। उनके घर गांव के पश्चिमी छोर पर है। जब वो युवा थे तो उन्होंने शादी की थी और बच्चे भी थे। बाद में सब मर गए थे। सुना है कि लियान मर गए और शव भी नहीं मिला। बाद में 3 दादा ने फिर से कुछ पत्नियां ली, लेकिन वे सभी अप्रत्याशित रूप से मर गए। गांव के लोग कहते हैं कि 3 दादा पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तीसरे दादा ने फिर से कुछ और पत्नियां ले ली। मैंने पूर्वी कमरे का दरवाजा खोला और एक भयानक बदबू ने मेरा स्वागत किया। ये गंध मुझे कहीं काम करने की याद दिलाती है। मैं पूर्वी कमरे में गया। 3 दादाजी के घर में सिर्फ एक छोटी खिड़की थी। कोई प्रतिक्रिया नहीं। मैंने जूते उतारकर मिट्टी के पलंग पर चढ़कर 3 बाबा के पास उनके कंधे को धक्का देकर उन्हें बुलाया। तभी 3 बाबा ने अचानक अपनी आंखें खोली। मैंने देखा कि एक पतली और लंबी लाल कीड़ा उनकी आंखों पर रेंग रही थी, बाएं आंख से दाएं आंख तक। वह लाल कीड़ा सुई की नोक जैसी पतली थी। मैं डर के मारे आधा मर गया और चिल्ला उठा, डर के मारे गिरते पड़ते मिट्टी के पलंग। कमरे की बत्ती जलाई और कहा, पूछा मुझसे क्या हुआ। मैं जमीन से उठकर धीरे से कहा, तीसरे चाचा जब आपने अभी आंखें खोली तो मैंने देखा एक लाल रंग का कीड़ा आपकी आंख की पुतली पर रेंग रहा है। तीसरे चाचा भौहें चढ़ाकर मुस्कुराते हुए बोले, बकवास। सनी ने पूछा, इतनी रात को खुद कैसे आए? मैंने सच सच बताया कि छोटे चाचा को गुचोंग ने काटा और दादा दादी उसे कस्बे ले गए। घर में कोई नहीं है, मुझे आपके घर रहने के लिए भेजा। सनी कुछ सेकंड के लिए रुके और भौहें सिकोड़कर कहा, चुआन जी को गुचोंग ने काट लिया। मैंने सिर हिलाया। उसने गहरी सांस ली। मैंने तुम्हारे दादा को पहले ही सलाह दी थी कि वह गुचोंग की बात न करें, लेकिन वह नहीं मानते। तीसरे बाबा बिस्तर से उठकर बैठे। हंसकर पूछा, इतनी दूर क्यों बैठे हो? क्या मैं तुम्हें खा जाऊंगा? मेरी चादर उसकी ओर खींची और लाइट बंद करके कहा कि सो जाओ, कल मैं जाकर चुआन जी को देखूंगा। सनी ये जल्दी सो गए। कुछ ही सेकंड में खर्राटे लेने लगे, लेकिन मैं सो नहीं पाया क्योंकि मैंने अभी उसकी आंख में एक लंबी पतली कीड़ा देखा था। मैं सावधानी से बैठा और करवट करके तीनों दादा को देखा। उनकी आंखें बंद थीं और उनकी सांसें भारी थीं। उनका मुंह थोड़ा खुला था जिसमें कुछ दांत दिख रहे थे। फिर मैं सोने की सोच ही रहा था कि अचानक देखा कि तीनों दादा की बाईं आंख खुल गई और उसमें लाल रंग का खून भर गया। आंखें खुलते ही लाल रक्तवाहिकाओं से भरी। मैंने धीरे से 3 आंखें कहा। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने उसकी बाईं आंख पर ध्यान दिया। लाल रक्तवाहिकाएं थोड़ी हिली। मैंने आंखें चौड़ी की और पास से देखा। यह वास्तव में रक्तवाहिकाएं नहीं थी, बल्कि अनगिनत लाल कीड़े थे। वे घूम रहे थे। 3 आंखों का दायां आंख अचानक खुल गया। दायां आंख भी पूरी तरह लाल हो गया और काली पुतली भी गायब हो गई। जहां काली पुतली होनी चाहिए थी वहां अब लाल रंग की एक मांस की गेंद थी जो हिल रही थी और बहुत ही घिनौना लग रही थी। मैंने जोर से चिल्लाया, 3 आंखों में कीड़े हैं। उसने जैसे कुछ नहीं सुना, बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने उसका कंधा हिलाया, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक बदबूदार दुर्गंध सूंघ रहा हूं जो 3 बाबा के मुंह से आ रही थी। मैंने अपना हाथ उनकी नाक के नीचे रखा तो पाया कि उनमें सांस नहीं है। 3 बाबा मर चुके थे। मैं इतना डर गया कि दीवार की तरफ सिकुड़ गया और चिल्लाने लगा। तभी एक पतली लंबी कीड़ा 3 बाबा के मुंह से बाहर निकली, सिर उठाया और फिर वापस मुंह में चली गई। मैं तेजी से नीचे गिरी और मिट्टी के बिस्तर पर भागने की कोशिश करने लगा। बाहर भागा, नहीं पता कब तक भागता रहा, तब जाकर घर पहुंचा। दादा ने 2 कदम चले और मेरा हाथ झटकते हुए बिना किसी अच्छे मूड के कहा कि पूर्व महल में पुरस्कार समारोह हो रहा है और लीचा अस्पताल में है। मैं पहले से ही काफी परेशान हूँ। दादा ये कहकर पूर्वी कमरे में चले गए। अंदर कुछ कीमती चीजें थी। दादा ने लोहा का डिब्बा खोला, कुछ पैसे निकाले और फिर उसे अलमारी में डाल दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे चाचा अस्पताल में हैं, मैं उन्हें पैसे देने जा रहा हूँ, तुम अपने 3 चाचा के घर जाओ। दादा ये कहकर चलने लगे। मैं जल्दी से उनके सामने आ गया। दादा, मैंने झूठ नहीं कहा, सच में तृतीय दादा मर चुके हैं।
मुझे कस्बे के पूर्व जाना है, पहले कुछ दिन तुम्हारे घर रहना होगा, मैं पहले जा रहा हूँ। दादा ने कहा और आंगन से बाहर चल पड़े। मैं जल्दी से उनके पीछे दौड़ा और उनका हाथ कसकर पकड़ा। उन्होंने भौहें सिकोड़ ली। मैंने पूछा, पूर्वी मकान तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम समझ नहीं सकते कि तुम्हारे छोटे चाचा अभी भी अस्पताल में हैं और मेरे पैसे का इंतजार कर रहे हैं? मैंने एक नजर पूर्व के कमरे पर डाली जो बहुत डरावना था। दादा मैं आपके साथ कस्बे जाना चाहता हूँ। नहीं, अस्पताल में बच्चों के ठहरने की जगह नहीं है। दादा ने मेरा हाथ छुड़ाते हुए कहा। मैं जानता हूँ कि उन्हें पैसे देने की जल्दी है, लेकिन मैं सच में तीन दादा के घर में नहीं रह सकता। डर के मारे मैंने हाथ नहीं छोड़ा और गुस्से में उसने मुझे जोर से मारा। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने सिर उठाकर दादाजी की ओर देखा और डर के मारे हाथ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, तुम कितने बड़े हो गए हो, क्या थोड़ी समझ नहीं होगी? ये कहते ही मैंने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। तीन अंकल पूरब के कमरे से बाहर आए। दादाजी मुझे उनके सामने ले गए और पूछा, तीन तुम्हारा चेहरा इतना खराब क्यों दिख रहा है? तीन अंकल की नजरें धुंधली थीं, लेकिन कल रात की लाल नसें नहीं थीं। उन्होंने कहा, जुकाम हो गया है, पहले पूरब को यहाँ रहने दो, मुझे अस्पताल जाना है। तीन दादा ने हाथ में ले लिया और चल दिए। मैं चिल्लाया, दादा मैं उनके साथ जाना चाहता हूँ। मैं तीन दादा का हाथ छोड़ना चाहता था पर उन्होंने मुझे कसकर पकड़े रखा था। नाखून मांस में धंस गए। मैंने पीछे मुड़कर तीनों से देखा। उनकी वह धुंधली आंखें लाल कीड़े से भरी हुई थीं और उनके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उन्होंने मुझसे कहा, दक्षिण पूर्व मेरे साथ अंदर आओ, और तीनों ने मुझे सार्वजनिक घर की ओर घसीटा। मैं आमतौर पर सहे की किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ, इसलिए मैं ज्यादा फोन इस्तेमाल नहीं करता और न ही इस आंटी के चैनल पर ध्यान देता हूँ। इसलिए मैं हमेशा कुछ अजीब सपने देखता हूँ, लेकिन इस बार मुझे यकीन है कि वह बिल्कुल सपना नहीं थी। मैं हमेशा की तरह पर्दे खींचकर सो गया। मैं बहुत गहरी और आराम से सोया। सोते समय मुझे लगा कि कोई मेरी ओढ़ी हुई चादर खींच रहा है। मैं 18 साल से अकेली रहती हूँ, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन यह खींचने की भावना और अधिक तीव्र हो गई। मैं डरकर जाग गई और देखा कि चादर पास में रखी हुई है। मुझे यकीन है कि घर में कोई और नहीं है। मैंने सोचा कि मैंने एक बुरा सपना देखा और फिर से सोने लगी, लेकिन मेरे ऊपर रखी हुई चादर अपने आप हिलने लगी। उस समय मैं डर के मारे पेशाब कर बैठी। चादर जैसे किसी अदृश्य शक्ति से संचालित होकर मुझे पूरी तरह लपेटने लगी। मैंने अपनी पूरी ताकत से खुद को उसके बंधन से छुड़ाया और मैं डर के मारे पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। डर के मारे मैं बेहोश हो गया। अगले दिन जब मैं जागा तो मैंने पाया कि कंबल एक ओर की अलमारी पर था। जब मैंने आईना देखा तो मैंने अपनी गर्दन पर निशान पाया जो दबाए जाने के थे। इसके बाद की रातों में मैं लगभग सो नहीं सका।